हेलो स्टूडेंट्स, मैं वीके सर अपने यूट्यूब चैनल वीके कॉमर्स स्टडी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि बेटा हम लोग इस समय डीएलएड सेकंड सेमेस्टर और बीएड फर्स्ट ईयर के लिए जो है कुछ सिलेबस जैसा कि दार्शनिक विचारवाद, ठीक है, शिक्षा के दर्शनवाद के विषय में चर्चा कर रहे हैं, जिसमें हम लोग आदर्शवाद को बेहतर पढ़ लिए हैं। प्रकृतिवाद शुरू किए थे, प्रकृतिवाद भी कल क्लास में पूरी हो गई है। आज हम प्रकृतिवाद से ही उद्देश्य और इसके कुछ विशेष सिद्धांत और पाठ्यक्रम और पाठचर्या के विषय में चर्चा करने वाले हैं, जिससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। ठीक है बेटा, तो चलिए देखते हैं शिक्षा के आज हम प्रकृतिवाद में शिक्षा का क्या उद्देश्य है, पहले इसको जान लेते हैं। ठीक है, तो प्रकृतिवाद मैंने बताया था, प्रकृतिवाद में क्या है, रूसो ने अपना कहा कि प्रकृति और लौटो, है ना, प्रकृति की ओर लौटो। ऐसे कह सकता है कि प्रकृति के हाथ में जो कुछ भी है हर चीज़ सुरक्षित है, लेकिन जैसे मनुष्य के हाथ में जाता है हर चीज़ गंदा हो जाता है। रूसो महोदय का ये मानना है। ऐसे कह सकते हैं बेटा कि इनके अनुसार जो कुछ भी इस दुनिया में है, जो कुछ भी है सब प्रकृति की है, इसमें ईश्वर का कोई मतलब नहीं है। मतलब जो कुछ है सब ब्रह्मांड ही सर्वे सर्वा। इसलिए आदर्शवाद तो आत्मानुभूत आध्यात्मिक ईश्वर को सर्वश्रेष्ठ मानता है, लेकिन जो प्रकृतिवाद है बेटा ये प्रकृति को सर्वश्रेष्ठ मानती है, हर चीज़ प्रकृति की मानती है। और हमारा ये ब्रह्मांड के जो सबसे बहुमूल्य चीज़ है उसको एक व्यक्ति को इंडिकेट करती है, सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति की तुलना प्रकृति से करती है और कहती है अगर प्रकृति है तो व्यक्ति की अपना सुखमय जीवन हासिल कर सकता है, अगर प्रकृति नहीं है तो व्यक्ति एक सुखमय जीवन हासिल नहीं करता है। तो इस आधार पर अनेक अर्थशास्त्रियों ने जो है प्रकृतिवाद से ही हमारा व्यवहारवाद को जन्म दिया और कहा कि इसको यंत्रवादी और प्रकृतिवादी ने, है ना, इसको यंत्रवादी भी, पदार्थवादी भी, तत्ववादी, भौतिकवाद, इसको अनेक नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो यंत्रवादी तथा प्रकृतिवादी ने मनोविज्ञान में व्यवहारवाद को भी जन्म दिया। तो प्रकृतिवाद से व्यवहारवाद का जन्म आया। कहा गया किसी को कुछ सिखाने की जरूरत नहीं है, उसको स्वतंत्र प्रकृति में छोड़ दीजिए, स्वतंत्र प्रकृति में छोड़ दीजिए। बालक अपने आप स्वयं करके, स्वयं अभ्यास द्वारा, स्वयं विधि अपनाकर कुछ ना कुछ जीवन में हासिल कर लेगा। ये क्या है? प्रकृतिवाद है। कौन बताया है? प्रकृतिवादियों ने बताया, रूसो ने बताया, स्पेंसर ने बताया, ठीक है, सुकरात ने बताया। तो भी अलग अलग प्रकृतिवादी ने इसको मतलब प्रकृति को सर्वश्रेष्ठ धातु माना है और इसमें जो कुछ भी है, ब्रह्मांड में जो कुछ भी है सब प्रकृति की है। ठीक है, ऐसे कह सकते हैं। जबकि व्यवहारवादी संबंध सहज क्रियाओं पर बल देता है और इस प्रकार से कह सकते हैं कि यंत्रवाद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य सहज क्रियाओं की स्थापना। सहज क्रियाओं की स्थापना का मतलब कि बालक द्वारा अपने से, अपने प्रयासों द्वारा, अपने अनुभव द्वारा जो की गई क्रियाएं हैं ये सब प्रकृतिवाद शिक्षा को जन्म देती हैं। ठीक है, तो जैसे इसमें ये भी बताया गया कि जिसे रूसो ने कहा, शिक्षा पर विचार करते हुए कहा कि प्रकृति, मनुष्य और वस्तुएं ये तीनों शिक्षा के लिए क्या हैं? स्रोत हैं। जहाँ पर वस्तुओं के से तात्पर्य प्राकृतिक प्रकटन से कहा, मतलब वस्तुएं, मनुष्य और प्रकृति ये तीनों शिक्षा के स्रोत बताया। और जहाँ पर बताया कि जो वस्तुएं होती हैं बेटा सब प्राकृतिक के भाग होती हैं। ठीक है, वस्तुएं प्रकृति वातावरण से हमारे सामने आती हैं और यहाँ पर मनुष्य से तात्पर्य सामाजिक वातावरण से है कि प्रकृति से यहाँ पर जो मनुष्य है ये हमारे ब्रह्मांड की सबसे बड़ी क्या है? उपलब्धि है, सबसे बड़ी आज कह सकते हैं सर्वश्रेष्ठ सार है मनुष्य की, मनुष्य जो है इस ब्रह्मांड पर। ठीक है, तो मनुष्य को सामाजिक वातावरण से जोड़ा है और कहा इन तीनों में सामंजस्य पूर्ण अंतःक्रिया आवश्यक है। ठीक है, तो शिक्षण का उद्देश्य सामंजस्य रूप से अंतःक्रिया होना चाहिए। किसके किसके बीच? मनुष्य के बीच, प्रकृति के बीच और वस्तुओं के बीच एक असामंजस्य स्थापित होना चाहिए। और यहाँ पर शिक्षण का यही उद्देश्य होना चाहिए कि मनुष्य इन तीनों से संबंध बनाकर अपना सुखमय जीवन यापन कर सके और संघर्ष कर सके, जीवन में प्राकृतिक विकास लाए, सामाजिक विकास अपने अंदर खुद स्वयं से विकसित कर सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार प्रकृतिवादी शिक्षा के उद्देश्यों के विषय में कहा जाए कि बहुत आसान है, बहुत इसमें शिथिलताएं हैं, मतलब बहुत कह सकते हैं लोचनीय है कि प्रकृतिवादी प्रकृति को ही अंतिम सत्य मानते हैं। इसलिए प्रकृतिवादी शिक्षा का उद्देश्य ढूंढते ढूंढते हम क्या कर सकते हैं कि इसके उद्देश्य को देखा जाए तो यह निश्चित नहीं किया जा सकता है इसके कितने उद्देश्य हो सकते हैं। इसके उद्देश्य में अनेक अनंत उद्देश्य हैं, जैसा कि हम कुछ विशेष उद्देश्यों को मैं जरूर बता दूंगा आपको, जिसको आप
पहचान लीजिएगा, समझ लीजिएगा, ठीक है। तो प्रकृतिवादी में शिक्षा के उद्देश्य में सबसे पहला उद्देश्य मैं लिखा हूँ, व्यक्ति को जीवन संघर्ष के लिए तैयार करना। तो प्रकृति क्या होती है? प्रकृति एक ऐसी इस ब्रह्मांड की प्रमुख यंत्र है, पदार्थ है, जो किसी व्यक्ति को संघर्ष के लायक बनाती है और संघर्ष करके जीवन में उपलब्ध हासिल करती है, जिससे कोई व्यक्ति अपने सामने कितनी भी बड़ी से बड़ी कठिनाई क्यों ना हो, वो उस कठिनाई को क्या करे, पार करके अपने अंतिम लक्ष्यों को प्राप्त कर सके। ये प्रकृति के तत्वों की पदार्थ तत्व, इसलिए तत्व मीमांसा क्या कहती है? भौतिकवादी मीमांसा, जिसमें ज्ञान मीमांसा है, ज्ञान में कहता है कि ज्ञान हासिल करना है, ठीक है। सुख मीमांसा मतलब मनुष्य के लिए केवल सुख की प्राप्ति करनी है, ठीक है। तत्व मीमांसा में जितने भी पदार्थ जो भी कुछ इस धरती पर हैं, वस्तुएं हैं, वो सब प्रकृति की हैं और उसका प्रयोग करके एक व्यक्ति, एक बालक अपने जीवन को संघर्षमयी जीवन बना सकता है और इस संघर्षमयी जीवन को कहीं ना कहीं उसको सफलता की प्राप्ति हो सकती है, जैसे ज्ञान के लिए ढूंढता रहता है, ठीक है। आगे ध्यान दीजिएगा, प्राकृतिक विकास, इससे बालक के अंतर्गत क्या होगा? प्राकृतिक विकास होगा। भाई जब प्रकृति को ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है तो बालक जो भी उसके कुछ करेगा वो प्रकृति के अधीन रह के करेगा, प्रकृति को ही सर्वे सर्वा मानेगा और कहेगा जो कुछ भी हमारे इस ब्रह्मांड पर है वो सब किसकी देन है? प्रकृति देन है। और उसको जब प्रयोग करते हुए बालक कुछ अपने से क्रिया करके, अपने से प्रयास करके सीखेगा तो उसके अंदर कौन सा विकास होगा? प्राकृतिक विकास होगा, ठीक है। ये शिक्षा का उद्देश्य है। अवकाश के समय का सदुपयोग करना, जैसे मान लीजिए वो प्रकृति को महत्व दिया जा रहा है तो प्रकृति में शिक्षा का उद्देश्य होता है, यदि बालक को कभी भी किसी प्रकार का अवकाश होता है तो बालक स्वयं क्रियाविधि द्वारा, स्वयं प्रयासों द्वारा ब्रह्मांड में खुले रूप से, स्वतंत्र रूप से करके कुछ न कुछ अपने उस अवकाश जीवन का सदुपयोग करके कुछ नया चीज हासिल कर सकता है, ठीक है। शिक्षा का उद्देश्य रहा आत्म अभिव्यक्ति, देखो आत्मानुभूति की बात नहीं कर रहा है, आध्यात्मिकता की बात, आध्यात्मिकता की बात कौन करता है? ऐसे आदर्शवाद करता है, ठीक है। वेदांत शिक्षा कहती है आध्यात्मिक सब कुछ है, नहीं, ईश्वर कुछ भी नहीं है, प्रकृति सब कुछ है, ब्रह्मांड सब कुछ है, जो कुछ भी हमारे पास है सब ब्रह्मांड की देन है, प्रकृति देन है। तो हमारा ये जीवन भी इस धरती पर, इस ब्रह्मांड पर सबसे बहुमूल्य धातु माना है, ठीक है। अगला बताया है कि वातावरण के साथ अनुकूलन करने की योग्य बनाना। भाई जब प्रकृति से आप जुड़े रहेंगे तो प्रकृति क्या कराना चाहती है? आप उसके अनुकूल अपने वातावरण को, अपने अंदर जो भी परिवर्तन करना है उस वातावरण को के अनुसार परिवर्तन कर सकते हैं। प्रकृतिवाद में शिक्षा का उद्देश्य माना गया है। सभ्यता का विकास, सभ्यता जो प्रकृति जो जिससे जो हमारा ये ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड में जो भी लोग हैं सब एक समान माना, सब कह दिए कोई कुछ नहीं, सब प्रकृति की है। तो जब सब प्रकृति की है तो हर कोई व्यक्ति एक दूसरे से व्यवहार प्रकृति को मानकर करता है, जिससे एक दूसरे के अंदर क्या होती है? सभ्यता का भी विकास होता है। मानव यंत्र की निपुणता, मानव यंत्र को निपुण बनाना, मानव यंत्र को निपुण बनाना, मानव भी क्या? मैंने बताया कि ऋषियों ने क्या कहा? ऋषियों ने कहा प्रकृति, मानव और वस्तुएं ही धरती पर शिक्षा के मूल स्रोत हैं। अगर इन तीनों में से कोई भी इधर उधर हुआ तो कभी भी शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकती। मतलब तीनों के अंतर्गत एक अंतः क्रियात्मक व्यवहार रखना चाहिए, जिससे बालक व्यवहार में स्वतंत्र रूप से अपने अंतर्गत प्रकृति के जो मानव यंत्र हैं इनके माध्यम से, पदार्थों के माध्यम से, तत्व मीमांसा के माध्यम से, भौतिकवाद के माध्यम से, जीववाद के माध्यम से हम कुछ न कुछ अपने अंदर निपुण हो सकें, ज्ञान हासिल कर सकें। व्यक्तित्व का विकास, व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास मतलब पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ठीक है। पर्सनालिटी ही सब कुछ होती है और आप जानते हैं जो कुछ भी हमारे इस धरती पर सब प्रकृति की है। अगर हम प्रकृति को नहीं मानेंगे तो क्या उस चीज़ को हासिल, पदार्थ जो हमको राशन पानी आदि मिल रहा है, क्या हम अपने अंदर हासिल कर सकते हैं? उसको खा पी सकते हैं? कभी नहीं। तो हमारा व्यक्तित्व क्या हो जाएगा? बिल्कुल खराब हो जाएगा, ठीक है। तो प्रकृति को मानना बहुत जरूरी है, तभी हमारे अंदर शिक्षा के उद्देश्य पूरा हो सकते हैं, ठीक है। मनुष्य की भौतिक प्रवृत्तियों का दिशा निर्देश जो है यही उद्देश्य होता है। जो आपकी प्रकृतिवादी शिक्षा है, प्रकृतिवादी दर्शन है, इस दर्शन के मनुष्य के जो भौतिक जगत में जो कुछ भी करना होता है प्रकृति क्या करती है? प्रकृतिवादी शिक्षा के अनुसार उसको समय समय पर दिशा निर्देश दिया जाता रहता है, ठीक है। अगला है वर्तमान से भावी प्रसन्नता व सुख की प्राप्ति। ध्यान दीजिएगा, सुख की प्राप्ति की बात की है तो प्रकृति ही सुख है। अगर आप प्रकृति को नहीं मानेंगे, प्रकृति के प्रतिकूल, मतलब कह सकते हैं अपने जीवन में अगर अनुकूल चलेंगे तो सुखमय जीवन व्यतीत करेंगे, अगर प्रतिकूल हुए तो आपको दुख की प्राप्ति होगी। तो ये प्रकृति आदि की अपनी मान्यता है, ठीक है। तो ये आपका रहा
प्रकृतिवाद में शिक्षा के उद्देश्य आप लोग पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ठीक है, चलिए भाई अगला टॉपिक हमारा है, तो इतना आप लोग लिख लिए होंगे बेटा, लिख लिए होंगे, लिख लीजिएगा, शॉर्ट स्क्रीन कर लीजिएगा। ठीक है, जिससे आप बाद में भी ले सकते हैं। बाकी इस समय जो समझा रहे हैं आप लोग समझते रहिए थोड़ा सा। ठीक है, समय की कम रहने की वजह से थोड़ा हम लोग भी अच्छे से पढ़ें और थोड़ा सा आप भी अपना माइंड खोल कर रखें, जिससे कि थोड़ा स्पीड से भी पढ़ाया जाए, तब भी आपको समझ में आ जाए। ठीक है, अगला है प्रकृतिवाद के मूल सिद्धांत। प्रकृतिवाद के मूल सिद्धांत मतलब प्रकृतिवाद किस सिद्धांत पर कार्य करती है, ये क्या मानती है, इसके क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं, ये क्या मतलब शिक्षा को क्या मानती है कि यह ब्रह्मांड एक प्राकृतिक रचना है। मतलब जो हमारे ब्रह्मांड जानते, जो जहाँ पर हमें धरती पृथ्वी, ये पूरा किसकी रचना है, प्रकृति की रचना है। अब आप लोग वेदांत नहीं, वेदांत मानते ईश्वर की रचना मानते थे, वेदांत ये मानते थे ब्रह्मांड जो है प्रकृति की नहीं, ईश्वर ही सब कुछ है। ईश्वर को उन्होंने सब मतलब कहा कि व्यक्ति ईश्वर की देन है। अब व्यक्ति ईश्वर की प्राप्ति है, ईश्वर से ही व्यक्ति प्राप्त है, और ऐसे कोई भी आगे कुछ बनना चाहता है तो ईश्वर से बनता है, ना कि अपने व्यवहार द्वारा। लेकिन हमारा जो प्रकृतिवादी शिक्षा कहता है, दर्शन शास्त्र कहता है कि नहीं, ये ब्रह्मांड सारी कुछ प्रकृति की रचना है, और यहाँ पर जो कुछ भी बनता है हर कोई अपने आप से प्रकृति के नियमों के पालन द्वारा बनता है। हर कोई स्वतंत्र रूप से अपना जीवन यापन कर रहा है, सुख की प्राप्ति स्वतंत्र रूप से प्राप्त करता है, क्योंकि कोई किसी पर निर्भर नहीं है। कहने का मतलब ये बताया, तो इसने बताया क्या, यह ब्रह्मांड एक प्राकृतिक रचना है। इस मतलब सिद्धांत पर हमारी प्रकृतिवादी शिक्षा ग्रहण कराती है। ठीक है, अगला है यह ब्रह्मांड ही सत्य है। मतलब ब्रह्मांड ही सत्य है, सब कुछ ब्रह्मांड है, जो कुछ भी है ब्रह्मांड है। ठीक है, मतलब इस ब्रह्मांड पर जो सार्वजनिक रूप से है सब प्रकृति की है। ठीक है, इसके अतिरिक्त और कोई नहीं है, मतलब इतने से कुछ भी ये नहीं है, सब कुछ पृथ्वी धरती संसार सब कुछ प्रकृति की है। ठीक है, इसके अलावा अगर कोई बात की जाए तो इस दुनिया में कुछ नहीं है। ये किसका मानना है, प्रकृतिवाद दर्शन का मानना है। अगला है आत्मा पदार्थ जन्म चेतन तत्व है। आत्मा पदार्थ, देखो वहां पर बात की वेदांत शिक्षा, आदर्शवादी शिक्षा में क्या, आत्मा अध्यात्म अनुभूति होती है, आत्मा से हम ईश्वर की प्राप्ति करते हैं, लेकिन नहीं, आत्मा एक पदार्थ है। क्या बताया, आत्मा पदार्थ जन्म चेतन तत्व है। मतलब आत्मा जो होती है वो पदार्थ जन्म चेतन तत्व होती है। ऐसे कोई भी व्यक्ति आत्मा से आत्मानुभूत आध्यात्मिक शिक्षा ना लेकर प्रकृतिवादी जो पदार्थ मूलक तत्व होते हैं उनसे शिक्षा ग्रहण कराती है। ठीक है, अगला है मनुष्य इस संसार की सर्वश्रेष्ठ रचना। अब आप लोग कंफ्यूज हो गए होंगे इस बात से ना, नहीं बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे। मनुष्य क्या कह रहा है, मनुष्य इस संसार की, इस ब्रह्मांड की सर्वश्रेष्ठ रचना। लेकिन वहां पर क्या कहा गया है, वहां मनुष्य ईश्वर द्वारा प्राप्त एक सर्वश्रेष्ठ रचना है, ऐसा कहा गया है। ठीक है, तो वेदांत शिक्षा हमारी वैदिक कालीन शिक्षा क्या कहती है, मनुष्य ईश्वर द्वारा प्राप्ति एक सर्वश्रेष्ठ रचना है। जो मनुष्य को ईश्वर बना के भेजता है मनुष्य वही हो जाता है। और यहाँ पर क्या कहा, नहीं, मनुष्य संसार की सर्वश्रेष्ठ रचना है। अगर प्रकृति के रूप में मनुष्य को वातावरण में छोड़ दिया जाता है, वो अपने व्यवहार से, अपने मूल प्रवृत्ति से, अपने संवेगों से, स्वयं क्रिया भी द्वारा कुछ भी सीख सकता है, कुछ भी बन सकता है। ठीक है, ये मानती है कौन, प्रकृति शिक्षावादी। ठीक है, जब प्रकृतिवाद मानती है, तो समझ में आना, इस बात से कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होंगे। यहाँ पर संसार को अध्यात्म मतलब ब्रह्मांड को सब प्रकृति मानती है, लेकिन वहाँ पर आध्यात्मिकता को, आत्मानुभूति को और आत्मा के विकास को सब ईश्वर से जोड़ा गया है। ठीक है, यहाँ पर सब प्रकृति है, कुछ क्या है, प्रकृति तत्व, पदार्थ मूलक तत्व है। ठीक है, अगला है मनुष्य जीवन का उद्देश्य सुखपूर्वक जीवन यापन करना है। मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है भाई, सुखपूर्वक जीवन यापन करना है। ठीक है, तो मनुष्य क्या चाहता है भाई, कोई भी सुखपूर्वक जीवन यापन कैसे करेगा, जो प्रकृति के अधीन चलेगा। समय पर क्या हो रहा है उसके अनुसार चलना पड़ेगा। जैसे कोरोना है, प्राकृतिक महामारी है, तो आपको उससे बचाव के उसके अधीन चलना होगा ना, उसके नजदीक अपने आप आधार पे थोड़ी जाएंगे, कहीं नहीं, ईश्वर है सब कुछ, ईश्वर अच्छा करेगा, करे अच्छा, ईश्वर करके दिखाए। तो सब कुछ हमारा जो ब्रह्मांड पर रचित है वही सब कुछ है। तो आपको अगर उसके
अंदर रहकर सुख की प्राप्ति करना है तो प्रकृति के नियमों को, प्रकृति के आधारित जो भी सत्य है उसका पालन करना पड़ेगा, तभी आप जीवन में सुख प्राप्ति कर सकते हैं और अपने इस शिक्षा दर्शन में सुख की अनुभूति कर सकते हैं। इसलिए बताया मनुष्य जीवन का उद्देश्य ही सुख की प्राप्ति करना होता है। किसवादी में? प्रकृतिवादी में। तो उम्मीद करते हैं बेटा मूल सिद्धांत आपको क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, हम इसकी पाठचर्या की विषय में बात करते हैं। पाठचर्या की, प्रकृतिवाद की पाठचर्या, ध्यान दीजिएगा, प्रकृतिवादी पाठचर्या के रूप विषय में प्रकृति की ओर देखता है। ठीक है, और यह बालक को किसी विशेष विषय को पढ़ाने की प्रशंसा नहीं करता है। ध्यान दीजिएगा, यह किसी विशेष को पढ़ाया जाए ऐसा कोई प्रशंसा नहीं करता। रूसो ने कहा प्रकृति की ओर लौटो, बालक को छोड़ दो स्वतंत्र रूप से, बालक स्वयं अपना देखेगा। मतलब वो कहा कि बालक जो भी चाहे कुछ भी कर सकता है, ऐसे उसको किसी एक विशेष पर कोई जोर न दिया जाए। रूसो ने अमील के लिए विभिन्न स्तरों पर विभिन्न पाठ्यक्रम की व्यवस्था की है। ठीक है, रूसो ने क्या किया? रूसो महोदय जो हैं इन्होंने अमील के लिए कहा कि बालक को कुछ मत दीजिए, उसके अनुसार कुछ विभिन्न पाठ्यक्रम की उन्होंने व्यवस्था किया और विकास के क्रम से बालक की अभिरुचियों को देखकर उसे विभिन्न पाठ्यक्रम के संगठन की सलाह उसने दी और अमील की शिक्षा उसकी आयु के विकास के अनुसार दी जाएगी। ठीक है, और कहा प्रारंभ में इंद्रियों का प्रशिक्षण आरंभ है और बौद्धिक शिक्षा और नैतिक शिक्षा को किशोरावस्था में उसके बाद में प्रारंभ होती है। तो प्रकृतिवादी ने क्या कहा कि बालक के चित्त प्रारंभिक काल से बड़ा अस्थिर होता है। ठीक है, अगर आप बालक के अंतर्गत बाल्य अवस्था में ही अगर आप चाहें तो बालक को कोई भी विषय पढ़ाया जा सकता है और उसे छात्र की उन्नति की अपेक्षा अवनति भी होगी। ध्यान दीजिएगा, इस काल में छात्र को पूर्ण रूप से स्वतंत्र रहे और अध्यापक को केवल यह देखता रहे कि वह सही दिशा में जा रहा है या नहीं जा रहा है, जैसा कि व्यायाम, खेलकूद, दौड़ना, कूदना आदि क्रियाओं को प्रोत्साहन दिया जाए और पुस्तकों की शिक्षा में उसे बचाया जाए और इस काल में कोई भी नैतिक शिक्षा नहीं दी जाए। ठीक है, ऐसा रूसो महोदय का मानना है कि बालक को कहीं पर बैठा कर दबाव डालकर, प्रेशर डालकर कोई भी शिक्षा ना दी जाए, उनको पूरा खेल के मैदान में छोड़ दिया जाए, खेल के माध्यम द्वारा, खेल से प्रक्रिया द्वारा शिक्षा ग्रहण कराई जाए। ठीक है, चलिए बेटा अगला बात कर रहा है। अब हर्बर्ट स्पेंसर ने क्या कहा भाई? हर्बर्ट स्पेंसर ने संपूर्ण जीवन क्या है? सुखमय जीवन है। सुखमय जीवन बनाना है और इस सुखमय जीवन बनाने के लिए संपूर्ण जीवन की क्रियाओं को 5 भागों में विभक्त करके प्रत्येक भाग के लिए कुछ निश्चित क्रियाओं की शिक्षा को आवश्यक बताया है। मतलब कहा कि जीवन का संपूर्ण भाग कुछ विशेष अवस्थाओं के अंतर्गत आता है और इसमें जो निश्चित क्रियाएं की जाती हैं वो 5 हैं, जिसमें पहला हमने बताया क्या? स्वास्थ्य, शिक्षा, व्यायाम, भौतिक विज्ञान एवं रसायन विज्ञान की शिक्षा को आवश्यक बताता है। मतलब अगर किसी बालक का स्वास्थ्य अच्छा रखना है, शिक्षा को आगे बढ़ाना है, व्यायाम करना है, तो इसके लिए भौतिक विज्ञान एवं रसायन विज्ञान की शिक्षा को ही आवश्यक बताया। ठीक है, ये पाठ्यक्रम या पाठचर्या बताई गई और क्रियाओं की रक्षा के लिए विज्ञानों का अध्ययन बहुत जरूरी है। मतलब मानव जो भी क्रिया करता है, जो भी प्रक्रिया करता है, उसके अनुसार कुछ भी सीख मिलेगी तो मानव जीवन को भी उसकी प्राप्त, मतलब मानव जीवन उसका क्या होगा? सुखमय जीवन होगा। और उसके लिए कहा कि विज्ञानों का अध्ययन करना बहुत जरूरी है। ठीक है, और कहा कि बच्चों का लालन पालन के लिए स्वास्थ्य शिक्षा, बाल मनोविज्ञान और गृह विज्ञान, मतलब कोई बालक है उसका पालन पोषण करना है, तो पालन पोषण करने के लिए, लालन पालन के लिए स्वास्थ्य की शिक्षा उसे दी जानी चाहिए, बाल विज्ञान सिखाया जाना चाहिए जिससे कि बालक अपने व्यवहार में अपने आदर्शों को समझ सके, और गृह विज्ञान की शिक्षा दी जानी चाहिए। ये शिक्षा बहुत आवश्यक है। ठीक है, गृह विज्ञान से शिक्षा से घर के लोगों का व्यवहार, सामाजिकता, आदर्श आदि की पूर्ण रूप से क्या होगी? उसके अंतर्गत विकास होगा। चौथा बताया एक अन्य विभाग नागरिकता का भी है। देखो बेटा, नागरिकता भी है। नागरिकता को अगर समाज में बनाए रखना है, देश में बनाए रखना है, तो प्रकृतिवाद के अनुसार बताया गया उसको इतिहास, समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र की शिक्षा की संतुष्टि दी जानी चाहिए। और अवकाशकालीन क्रियाएं या विभिन्न क्रियाएं से अवकाश काल अगर समय रहता है तो बालक को प्रकृति में स्वतंत्र रूप से छोड़ दिया जाए और उसको किसी विषय विशेष पर मतलब प्रेशर न डाला जाए, बालक स्वयं अपने क्रियाविद द्वारा कुछ न कुछ हासिल कर सकता है। ठीक है, इस तरह से इन्होंने 5 प्रकार के कुछ विशेष भागों को विभक्त करते हुए अपने आधार पाठ्यक्रम से जोड़ा है।
अगला बात किया जाएगा बेटा आदर्शकालीन शिक्षा की या प्रकृतिवाद में शिक्षा की शिक्षण विधियाँ। प्रकृतिवाद में शिक्षण की जो शिक्षण विधियाँ बताई गई हैं, ये बताया गया है कि जो है प्रकृतिवाद में शिक्षा में पुस्तकीय ज्ञान का विरोध किया जाता है और रूसो ने ऐसे वातावरण पर बल दिया है कि छात्र स्वयं के अनुभव द्वारा सीख सके। इसके अनुसार प्रकृतिवाद की शिक्षण विधियाँ निम्न हैं। तो रूसो महोदय ने क्या कहा? रूसो बिल्कुल पुस्तकीय ज्ञान को इग्नोर करते हैं, पुस्तकीय ज्ञान को क्या करते हैं? पुस्तकीय ज्ञान को आदर्श नहीं मानते हैं, ठीक है, पुस्तकीय ज्ञान को प्राथमिकता नहीं देते हैं और ये कहते हैं कि बालक को कहीं भी कोई पुस्तकीय ज्ञान से बाधा ना जाए, आज उसको उनकी प्रकृतिवाद के अनुसार निम्नलिखित विधियों से शिक्षा देनी चाहिए। पहला क्या है? प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा सीखना। मतलब कहा कि रूसो ने क्या कहा? प्रकृति की ओर लौटो और बालक को पूर्ण रूप से क्या कर दीजिए? स्वतंत्र कर दीजिए, जिससे वो अस्वाभाविक विकास इसके अंतर्गत हो सके और वो अपने प्रत्यक्ष अनुभवों द्वारा सीख सके। प्रत्यक्ष अनुभव का मतलब होता है जो उसके अंतर्गत डायरेक्टली एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, उस अनुभव से बालक कुछ ना कुछ जीवन में हासिल कर सके, कुछ ना कुछ सीख सके। और दूसरा क्रिया विधि द्वारा सीखना। बालक को कहा गया आप कुछ सिखाइए मत, क्रिया करने का अवसर उसको स्वयं दे दीजिए, क्रिया करने का उसको व्यवहार में स्वयं अवसर दे दीजिए, वो खुद ही अपने द्वारा अपनी क्रिया द्वारा कुछ ना कुछ अपने जीवन में सीख सकता है। करके सीखने का अवसर दिया जाए, ऐसे कह सकते हैं पूर्ण रूप से व्यवहारवादी जो शिक्षा विधि है सब कहाँ आई है? रूसो के अनुसार बताई गई है, ठीक है। करके सीखने का अवसर दिया जाए, उसको किसी को काम विशेष करने के लिए उसको दबाव ना डाला जाए, स्वयं करके सीखने का उसको व्यवहार में वातावरण में स्वतंत्र रूप से छोड़ दिया जाए, ठीक है। बालक को स्वतंत्रता होनी चाहिए, मतलब उसको किसी के पाठ्यक्रम के अधीन, किसी कमरे में या किसी अध्यापक के अधीन, बस अध्यापक इतना देखे वो सही दिशा में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, इतना उसके लिए अवसर बताया गया है, ठीक है। और खेल द्वारा सीखना, भाई खेल खेलने का, खेल के मैदान में उसको पूर्ण अवसर देना चाहिए, जिससे वो अपने द्वारा अपने को खेल के मैदान से खेल के माध्यम से ही कुछ न कुछ जीवन में परिवर्तन ला सके, ठीक है। चलिए, तो आज हम लोग ने कई टॉपिक पढ़ लिए हैं, इस टॉपिक को पूर्ण रूप से तैयार कर लीजिएगा बेटा। कुछ भी नहीं है, प्रकृतिवादी शिक्षा बहुत आसान है, बस आप थोड़ा सा पढ़िए। अब जैसा कि इसमें अभी मतलब प्रकृतिवाद में अध्यापक, ध्यान दीजिएगा, प्रकृतिवाद में शिक्षक कौन होता है बेटा? अगर मैं बात करूं प्रकृतिवाद में शिक्षक कौन होता है, आप लोग बताइएगा। प्रकृतिवाद में शिक्षा होता है बेटा, प्रकृति ही कौन है? शिक्षक है। प्रकृतिवाद ये मानती है प्रकृति ही शिक्षा है, ठीक है। मतलब जो कुछ भी देती है सब हमको प्रकृति देती है, हम किसी से कोई मतलब नहीं रखते हैं। ये हमारा पदार्थवाद जो तत्ववाद है, जीववाद है, इस वाद में जो हमारा सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है वो कौन है? प्रकृति है। तो प्रकृतिवाद में शिक्षक को एक प्रकृति को ही एक आदर्श शिक्षक के रूप में माना गया है, ठीक है। और अगर अनुशासन की बात किया जाए बेटा, अनुशासन, एक मिनट, अनुशासन की बात किया जाए तो अनुशासन जो व्यवस्था है बेटा, स्व अनुशासन, ठीक है। कौन सी अनुशासन व्यवस्था है? स्व अनुशासन, स्वयं से अनुशासित होना, स्वयं से अनुशासित होना, ठीक है। मतलब जो मतलब प्रकृतिवादी शिक्षा के अंतर्गत शिक्षक की बात बताई गई है, तो रूसो के अनुसार, हर्बर्ट के अनुसार, सुकरात महोदय के अनुसार आदि के अनुसार बताया गया है कि शिक्षक ही प्रकृति जो है एक आदर्श शिक्षक के रूप में माना जाता है, ठीक है। जो रास्ता वो दिखाती है बालक उसी रास्ते पर चलता है और इससे उसे सुख की प्राप्ति होती है। और बालक की जो अनुशासन बताई गई है, तो बालक को स्व अनुशासन में रहना चाहिए, स्वयं अनुशासन में रहना चाहिए, वो किसी के अनुशासन के कोई इंतजार ना करे, मतलब अपने अनुशासन में, नहीं तो प्रकृति ही इसको दंड स्वयं दे देगी, ठीक है। तो ये अनुशासन की व्यवस्था बताई गई है। तो उम्मीद करते हैं आपको क्लास समझ में आ गई होगी बेटा, तो पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। आगे हम लोग इसके बाद प्रयोजनवाद की बात करेंगे, ठीक है। बस जितना पढ़ा रहे इतना पढ़ लेंगे आप लोग। क्लियर है कि आपको क्वेश्चन जो आना होगा यहाँ से आप जरूर मिल जाएगा, ठीक है। धन्यवाद।